हम ट्यून एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल देखे थे, एक दो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसी में। उसी क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर थ्योरेटिकली ना लिख करके सीधा सर्किट को ही ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उन्होंने ऐसा सर्किट ड्रॉ किया है, मैं सर्किट ड्रॉ करके बता देता हूँ। ऐसा ये एल है, सी की वैल्यू दिया है 0.1 माइक्रोफैरड। फिर उसके बाद फिर ये आपका ये R1 है, ये R2 है। कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, ये भी कपलिंग कैपेसिटर है। आर की यहाँ पर इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया है, आर की वैल्यू 25 ओम है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया है, उन्होंने लिखा है फॉर द ट्यून एम्पलीफायर शोन इन फिगर। उन्होंने ये बोला है कि ट्यून एम्पलीफायर जो कि फिगर में दिया गया है, डिटरमाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड दी, फर्स्ट उन्होंने ये बोला है, चलो लिख देता हूँ। फर्स्ट उन्होंने ये बोला है दिए गए सर्किट के लिए डिटरमाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है द क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट, टैंक सर्किट की क्वालिटी फैक्टर। थर्ड है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, थर्ड नंबर का है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। उन्होंने इतना चीज पूछा है, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बोल दिया फॉर द ट्यून एम्पलीफायर शोन इन फिगर डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द टैंक सर्किट, थर्ड इज बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, थर्ड इज बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट, थर्ड है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ठीक है। अब चलो देखते हैं सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, गिवन पैरामीटर्स आर, ठीक है, गिवन पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर। फ्रॉम सर्किट में इस ट्यून सर्किट के इंडक्टर के इंडक्टेंस को दिया है, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ टैंक सर्किट और ट्यून सर्किट एल इक्वल टू कितना दिया है 33 मिली हेनरी
33 मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये हो गया हेनरी। सी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की वैल्यू। फिर से इसको सिर्फ फैरड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.1 फैरड माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और ये फैरड का मतलब एफ। ठीक है, तो उन्होंने इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है। उस ट्यून सर्किट में यूज्ड इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दिया है, उसकी वैल्यू क्या है 25 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना ओम दिया है 25 ओम दिया है। क्वेश्चन वाले ने बोला है फर्स्ट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या है आपका रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू क्या होता है 1/2 और √L इंटू सी। एफ आर इक्वल टू 1/2 √L इंटू सी। ठीक है, तो एफ आर 1/2 ये 2 एल की वैल्यू रख देते हैं। एल की वैल्यू 33 आपका 33 एल की वैल्यू 10⁻³ मिली में दिया था। सी की वैल्यू माइक्रो में दिया है, तो सी का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड ये दिया है एफ आर की वैल्यू। ठीक है, तो एफ आर इक्वल टू इतना और ये है आपका क्या है 2.77 और किलो हर्ट्ज। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2.77 किलो हर्ट्ज के आसपास मिलेंगे। तो उस दिए गए ट्यून एम्पलीफायर का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा 2.77 किलो हर्ट्ज मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर सेकेंड चीज पूछा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने बोला है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट। ठीक है, तो इस टैंक सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ऑफ टैंक सर्किट इस क्यू इक्वल टू होगा XL डिवाइडेड बाई क्या होंगे R, और XL का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा। XL मतलब क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल डिवाइडेड बाई R होगा। और ओमेगा एल मतलब क्या होगा ये आपका 2πFRL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे R होंगे। तो ये उस टैंक सर्किट के क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर Q। अब उसकी वैल्यू रख देते हैं, चलो Q। ठीक है, रख दो सारे पैरामीटर्स की वैल्यू को Q इक्वल टू 2π। एफ आर की वैल्यू अभी निकाला, कितना निकाला हूँ 2.77 किलो मतलब 10⁻³ 2π एफ आर इंटू एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 33 इंटू 10⁻³ मिली डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 25 ये हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर आपको मिलेगा 23। ठीक है, तो उस दिए गए सर्किट में जो ट्यून सर्किट है उस ट्यून सर्किट की क्वालिटी फैक्टर कितना मिला 23। और कोई भी किसी भी सर्किट की क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, तो Q इक्वल टू कितना हो गया आपका 23 हो गया। ठीक है, Q की वैल्यू कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, अब थर्ड नंबर का उन्होंने ये पूछा है बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, उस एम्पलीफायर का बैंडविड्थ BW और बैंडविड्थ BW इक्वल टू होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाला ना 2.77 किलो है, तो उसको 10⁻+3 से गुना कर दो और Q की वैल्यू अभी निकाला 23। सॉल्व करेंगे तो बैंडविड्थ इक्वल टू मिलेगा आपको 120 हर्ट्ज।
ये मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ ना, आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं मेरे से सिर्फ फार्मूला मतलब टेक्निक सीखो, प्रोसीजर सीखो कि कैसे न्यूमेरिकल अगर ट्यून एम्पलीफायर का आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना। क्लियर हुआ? तो ये है आपका ट्यून, सिंगल ट्यून एम्पलीफायर में क्वेश्चन वाले ने उस सर्किट दिया था, सर्किट में उन्होंने सर्किट को ड्रॉ कर दिया था और 3 क्वेश्चन पूछ दिया था उसके अंदर। ठीक है, उन्होंने थ्योरेटिकली ना लिख करके उस आपका उस सर्किट को फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक, अगला है फिर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या होता है। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, छोटा सा 2 लाइन में, बट जब तक नहीं बनाए रहोगे 2 लाइन का भी क्लियर नहीं होता है, उससे अच्छा देख लो। इट इज डिजायर्ड, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन, it is desired to obtain a bandwidth, it is desired to obtain a bandwidth of 200 kilohertz, bandwidth of 200 kilohertz at an operating frequency, at an operating frequency of 10 megahertz using a double tune circuit। क्लियर हुआ? It is desired to obtain a bandwidth of 200 kilohertz at an operating frequency of, ठीक है, of 10 megahertz। क्लियर हुआ? यूजिंग अ डबल ट्यून सर्किट, what value of coefficient of coupling should be used, what value of coefficient of coupling should be used, coupling should be used। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग शुड बी यूज। उन्होंने डबल ट्यून सर्किट में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा है क्वेश्चन वाला। तो सॉल्यूशन, गिवन पैरामीटर्स आर, दिए गए पैरामीटर्स हैं, उसकी बैंडविड्थ दिया है, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का बैंडविड्थ कितना दिया है, 200 किलोहर्ट्ज। क्लियर हुआ? एट एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जब भी ट्यून सर्किट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा ना तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज दिया है। क्लियर हुआ? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ट्यून सर्किट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो वी नो, मैं पिछले क्लास में लिया था डबल ट्यून सर्किट का ऑपरेटिंग बैंडविड्थ। क्लियर हुआ? बैंडविड्थ ऑफ डबल ट्यून, डी स्टैंड फॉर डबल ट्यून ना, डिफ्रेंसिएशन मत समझना, के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग टू एफ आर, क्योंकि डबल ट्यून सर्किट में 2 ट्यून सर्किट होता है, एक L1 और C1 जो है वो कलेक्टर टर्मिनल में लोड की तरह यूज़ होता है,
और दूसरा जो ट्यून सर्किट है वो क्या होता है, इंडक्टिवली कपल्ड करके आउटपुट के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन वाला यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा है, तो दोनों इंडक्टिवली कपल्ड रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ फॉर डबल ट्यून डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एफ आर। तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 200 किलो। 200 किलो है तो किलो हटा के सिंपल हर्ट्ज कर दो, 10⁻+3। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या दिया है यहाँ पर, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 इंटू 10⁻+6। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंटू रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला में बताया ही था। ठीक है, फिर उसके बाद है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10⁻+6, तो मिलेगा 0.02। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये आंसर। अगेन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। कैसे यूनिट नहीं होता, ये ऊपर वाला हर्ट्ज में है, नीचे वाला भी हर्ट्ज में, हर्ट्ज हर्ट्ज कैंसिल होगा तो यूनिट लेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये डबल ट्यून सर्किट में क्वेश्चन वाले ने या तो क्वेश्चन वाला इसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछ दे देगा और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे देगा, क्वेश्चन वाला आपको बैंडविड्थ पूछ देगा कि उस डबल ट्यून एम्पलीफायर का बैंडविड्थ है वो क्या होगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल ट्यून एम्पलीफायर के केस में फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल है वो क्या होंगे, आएंगे। क्लियर हो? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैं एम्पलीफायर ट्यून एम्पलीफायर का एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारा चीज़ देख लिया था, एप्लीकेशंस देख लिए थे, टीवी रेडियो रिसीवर में यूज़ होता है करके। आगे मैं न्यू टॉपिक की चर्चा करूँगा। ठीक है, ये आई थिंक सब क्लियर हो, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी की आगे सीरीज में हम मल्टी स्टेज पढ़ते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अभी मल्टी स्टेज की ज़रूरत क्यों पड़ता है उसको मैं पहले देख रहा हूँ। होता क्या है कि हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस पर्पस के लिए जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर का मतलब तो सबको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वीक सिग्नल। क्लियर हुआ? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, किसी वीक सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, सो एम्पलीफायर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी वीक सिग्नल अप टू डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। क्लियर हुआ? तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, तो जब क्या है, जब एक सिंगल स्टेज जो एम्पलीफायर है, एक सिंगल एम्पलीफायर जो है वो जब किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता, जब कोई एम्पलीफायर सर्किट किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, उस वीक सिग्नल को मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस से क्या करते हैं, पास करते हैं। जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है
किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता। ठीक है, तो जब किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं हम, उन वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने के लिए उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस से हम क्या करते हैं, पास करते हैं। तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस से जब उस सिग्नल को पास करते हैं और उस सिग्नल का मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होता है, मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से क्या होता है, उस वीक सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मैं क्या बताया, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बारे में मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच raises the amplitude of any weak electrical signal up to desired amplitude, desired amplitude। क्लियर हुआ? तो आपका एम्पलीफायर क्या हुआ, एम्पलीफायर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक, डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता, जब एक सिंगल स्टेज है, जब एक सिंगल एम्पलीफायर जो है किसी वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, जब कोई सिंगल एम्पलीफायर जो स्टेज है उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने में वो एबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं हम, मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर जो स्टेजेस है, मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस है, उसको क्या कर देते हैं, कैस्केडिंग कर देते हैं, कैस्केडिंग फॉर्म में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, कैस्केडिंग फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो? कनेक्ट कर देते हैं। क्या होता है, जब एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर किसी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक इंक्रीज करने में एबल नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करते हैं हम, मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस को कैस्केडिंग फॉर्म में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, वह जो वीक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस से क्या होता है, पास होता है। कैस्केडिंग फॉर्म में कनेक्ट किए तो वो क्या होगा, वो मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस से क्या होंगे, वो पासेस होंगे। वो वीक सिग्नल को मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस से पास करोगे, जब वो मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस से पासेस होंगे तो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होगा, हर स्टेज पे उसका एम्पलीफिकेशन होंगे, तो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होंगे। मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन जब होगा तो मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से सिग्नल की जो स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल will be increased up to desired amplitude level, desired amplitude
लेवल, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल विल बी इंक्रीज्ड अप टू डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेजेस से पास होगा तो हर स्टेज अपने आप में उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। फर्स्ट स्टेज थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा इंक्रीज्ड वैल्यू का आउटपुट देगा। फिर सेकेंड स्टेज भी उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को कुछ अमाउंट में इंक्रीज करेगा, फिर वो इंक्रीज्ड अमाउंट का एम्पलीट्यूड का सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा। तो क्या होता है, हर स्टेज का अपना क्या होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। हर स्टेज थोड़े थोड़े अमाउंट में उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करते जाता है, इंक्रीज कर देता है। तो हर स्टेज धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड को कुछ कुछ अमाउंट में इंक्रीज करते जाता है। इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स आपका इंक्रीज हो रहा है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ। मल्टीपल टाइम सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है, फाइनली उस वीक सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, लार्ज वैल्यू तक इंक्रीज हो जाता है और डिजायर्ड वैल्यू का डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल है हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो प्रैक्टिकली अगर हम किसी रेडियो, टीवी, किसी भी रिसीवर, अगर कोई भी सर्किट की हम बात करें, एम्पलीफायर, किसी भी प्रोडक्ट, साउंड सेक्शन, प्रोडक्शन सिस्टम सेक्शन, कहीं भी देखो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो एम्पलीफायर है वो सिंगल स्टेज नहीं होता, क्योंकि सिंगल स्टेज है वो सफिशिएंट नहीं रहता किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एम्पलीफायर जो स्टेजेस हैं 6 और मोर देन, अगर प्रैक्टिकली हम बोले, अगर प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली 6 और मोर देन 6 और मोर देन 6 स्टेजेस आर यूज्ड, स्टेजेस आर यूज्ड। क्लियर हुआ। तो अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक सिंगल स्टेज है वो सफिशिएंट नहीं रहता किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, प्रैक्टिकली 6 या फिर 6 से अधिक, प्रैक्टिकली 6 और मोर देन 6 स्टेजेस आर यूज, 6 या फिर 6 से स्टेजेस, 6 से ज़्यादा स्टेजेस हैं वो क्या होता है, यूज़ होता है। क्योंकि इतना स्टेज यूज़ होता है, क्योंकि एक सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर है वो सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है कि वो उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को आपको जितना चाहिए उस एम्पलीट्यूड लेवल का वो इंक्रीज कर सके। क्लियर हुआ। तो प्रैक्टिकली किसी भी रेडियो, टीवी, किसी भी रिसीवर में अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकुलर जो एम्पलीफायर जो स्टेज होता है वो सिंगल स्टेज ना होकर के क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। और प्रैक्टिकली वहाँ पर क्या होता है, 6 और मोर देन 6, 6 या फिर 6 से अधिक स्टेजेस हैं उसका क्या होता है, यूज़ होता है। तो एक से अधिक स्टेजेस वाले एम्पलीफायर सर्किट को एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफायर सर्किट एम्पलीफायर सर्किट सर्किट contains more than one stage of amplification, more than one stage of amplification। ठीक है। एम्पलीफायर सर्किट कंटेन्स मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन स्कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, स्कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ। ऐसा एम्पलीफायर स्टेज जिसमें एम्पलीफिकेशन जो स्टेज होता है, एम्पलीफाइंग जो सेक्शन होता है वो एक से अधिक होता है। एम्पलीफायर स्टेजेस एम्पलीफायर आर ट्रांजिस्टर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन स्टेजेस ऑफ एम्पलीफिकेशन। ऐसा ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एक से अधिक एम्पलीफिकेशन स्टेजेस है वो क्या होता है। तो एक से अधिक एम्पलीफिकेशन स्टेजेस कंटेंस होता है, उस एम्पलीफायर स्टेज को क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज। एम्पलीफायर सर्किट कंटेंस मोर देन वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन इज कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है।
तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में नंबर ऑफ सिंगल एम्पलीफायर्स है वो आपस में कनेक्टेड रहता है। मतलब एक एक जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर वो आपस में एक दूसरे से क्या रहता है, कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है इस टाइप से। ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में अगर बोले ये फर्स्ट स्टेज है, ये आपका फिर सेकंड स्टेज, फिर आपका ये ऐसा एक से अधिक बना दो मतलब वो मल्टी स्टेज हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 स्टेज बनाओ, 5 स्टेज बनाओ। ठीक है, तो एक से अधिक होना चाहिए बस, फिर नहीं लगेगा। ये हो गया आपका ये सभी। ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सपोज इस फर्स्ट स्टेज को A1 मान लेता हूँ, एम्पलीफायर 1। इसको सेकेंड स्टेज को एम्पलीफायर 2 दे देता हूँ। ये थर्ड स्टेज को एम्पलीफायर 3 दे देता हूँ। ठीक है, और ये एम्पलीफायर जो एक मल्टीपल नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको क्या करते हैं, आपस में कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो कैस्केडिंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में एम्पलीफायर जो स्टेजेस होता है वो कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है। कैस्केडिंग ऑर्डर में मतलब एक एम्पलीफायर का आउटपुट है वो दूसरे एम्पलीफायर में इनपुट के, इसका आउटपुट इसमें इनपुट की तरह जाएगा। क्लियर हुआ। अगेन ये सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। ये जनरेटेड आउटपुट है वो तीसरे स्टेज के किसी एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसमें एम्पलीफायर जो स्टेजेस होता है वो कैस्केडिंग कनेक्शन के फॉर्म में, सीरीज कनेक्शन के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, जिसमें एक स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट को अनदर स्टेज एम्पलीफायर में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो एक का आउटपुट है वो किसी सेकेंड एम्पलीफायर में इनपुट की तरह, सेकेंड एम्पलीफायर का आउटपुट है वो थर्ड स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट के। तो फर्स्ट का आउटपुट सेकेंड का इनपुट, सेकेंड का आउटपुट थर्ड का इनपुट एंड सो ऑन। ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट। तो कैस्केडिंग सीरीज कैस्केडिंग कनेक्शन में क्या होता है, एम्पलीफायर स्टेजेस फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर की आउटपुट को सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेजेस हैं वो आपस में कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है। एम्पलीफायर फर्स्ट एक एम्पलीफायर के आउटपुट को किसी अनदर एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई करने के लिए एक विशेष एक्सटर्नल थर्ड कंपोनेंट का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग डिवाइस। ठीक है, तो फर्स्ट सूटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के एम्पलीफायर के आउटपुट को सेकेंड स्टेज में इनपुट के फॉर्म में देने के लिए एक सूटेबल कपलिंग डिवाइस, इसको क्या बोलेंगे हम, कपलिंग डिवाइस। ठीक है, ये आपका क्या है, कपलिंग डिवाइस, सूटेबल कपलिंग। सेकेंड के आउटपुट को थर्ड में इनपुट की तरह देंगे, तो भी हम फिर से क्या करेंगे, हम सूटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, कैस्केडिंग ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। तो एक एम्पलीफायर के आउटपुट को हम अनदर एम्पलीफायर में इनपुट की तरह, फिर सेकेंड एम्पलीफायर के आउटपुट को हम थर्ड एम्पलीफायर में इनपुट की तरह, फिर थर्ड के आउटपुट को किसी अनदर फोर्थ एम्पलीफायर में इनपुट की तरह। तो एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर सूटेबल कपलिंग डिवाइस का किसी थर्ड एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कपलिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो कपलिंग डिवाइस है वो क्या करता है, उसकी फंक्शन बता रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आप इनपुट दिया, ठीक है, आपने इनपुट दिया, इस इनपुट सिग्नल को इस फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया और एम्पलीफाइड आउटपुट आपको यहाँ पर मिला। इस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को इस कपलिंग डिवाइस के थ्रू हम सेकेंड एम्पलीफायर में हम किसकी तरह अप्लाई करेंगे, इनपुट की तरह। अगेन ये सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर क्या होगा, इस इनपुट जो सिग्नल है उसको अपने इस गेन से, क्या प्रॉपर गेन, डिजायर्ड गेन से उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल फिर से यहाँ पर जनरेट करेगा। अगेन इस जनरेटेड एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को अगेन थर्ड स्टेज एम्पलीफायर में फिर से हम इनपुट की तरह अप्लाई करें। तो एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज में इनपुट की तरह, फिर दूसरे स्टेज ने उसको एम्पलीफाई किया
और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जनरेट हुआ, उस जनरेटेड एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को थर्ड स्टेज में इनपुट की तरह, फिर अगेन थर्ड स्टेज ने उसको एम्पलीफाई किया और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जनरेट हुआ, उस जनरेटेड एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल को प्रॉपर कपलिंग डिवाइस के थ्रू नाउ फोर्थ नंबर के एम्पलीफायर स्टेजेस में उसको क्या करते हैं, अप्लाई। तो हर एक इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेजेस है इस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। थोड़ा अमाउंट में ये इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ा अमाउंट में इंक्रीज करेगा, ये अमाउंट थोड़ा तो क्या होता है, इस वीक अप्लाइड इनपुट सिग्नल का मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होता है और मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से उस सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ द फाइनल स्टेज आउटपुट विल बी, फाइनल आउटपुट ध्यान ये रखें हमेशा, क्लियर हुआ। ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या है, ब्लॉक डायग्राम। क्लियर हुआ। तो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, उस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है। मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफिकेशन होने से एक समय ऐसा आता है कि उस सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। तो एक एम्पलीफायर स्टेजेस के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर में स्टेजेस में इनपुट के फॉर्म में देते हैं बाय प्रॉपर कपलिंग डिवाइस, बाय यूजिंग प्रॉपर कपलिंग डिवाइस। ठीक है। तो कपलिंग जो डिवाइस ही है वो जो क्या करता है, एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। तो इसमें यूज्ड जो कपलिंग जो डिवाइस है वो बेसिकली दो आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। क्लियर हुआ। वो फंक्शन ऑफ कपलिंग डिवाइस, फंक्शंस ऑफ कपलिंग डिवाइस, फंक्शंस ऑफ कपलिंग डिवाइस। ठीक है। कपलिंग डिवाइस की दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये जो कपलिंग जो डिवाइस जो होता है वो एक इस एम्पलीफायर स्टेजेस के एसी आउटपुट सिग्नल को अनदर एम्पलीफायर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में क्या करता है, अप्लाई कर टू ट्रांसफर एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। क्लियर हुआ। तो एक वन स्टेज की एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज, आउटपुट एसी सिग्नल ऑफ वन स्टेज टू इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। तो एक स्टेज के एसी आउटपुट सिग्नल को अनदर नेक्स्ट स्टेज में इनपुट के फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। क्लियर हुआ। टू ट्रांसफर एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। तो एक स्टेज के जो एसी आउटपुट सिग्नल रहेगा उस एसी आउटपुट सिग्नल को अनदर स्टेज के इनपुट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया कपलिंग डिवाइस का। सेकेंड जो फंक्शन जो है वो एम्पलीफायर स्टेजेस की डीसी कंडीशंस को क्या करता है, आइसोलेट करता है। ठीक है। आइसोलेट डीसी कंडीशंस, आइसोलेट डीसी कंडीशंस ऑफ वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। क्लियर हुआ। तो वन स्टेज को अनदर जो नेक्स्ट स्टेज है, किसी एक स्टेज को अनदर नेक्स्ट स्टेज है, उस नेक्स्ट स्टेज की डीसी आइसोलेशंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि एक एम्पलीफायर का जो डीसी सिग्नल होगा वो जो डीसी सिग्नल रहेंगे अनदर एम्पलीफायर की जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग जो कंडीशन है उसको अफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर एक स्टेज का जो डीसी सिग्नल है अगर नेक्स्ट स्टेज में अगर चला गया तो सेकेंड एम्पलीफायर स्टेज की ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट कर देता है। ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होने से आपको जिस टाइप का आउटपुट मिलना चाहिए, जैसा आउटपुट मिलना चाहिए उस टाइप का आउटपुट है वो
नहीं मिल पाता। इस कारण एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में डीसी सिग्नल का डीसी आइसोलेशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेज को दूसरे स्टेज से डीसी आइसोलेट प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा काम इसका ये है कि एक स्टेज के एम्पलीफाइड आउटपुट एसी सिग्नल को अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम, मतलब एक के आउटपुट एसी को अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करता है। साथ साथ ये क्या करता है, एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में, सिंपल अगर लिखना चाहे तो शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में टू आइसोलेट दी एम्पलीफायर स्टेजेस, ऐसा लिख सकता है। आइसोलेट करना मतलब एक का जो डीसी सिग्नल है दूसरे की ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को अफेक्ट ना करे। तो एम्पलीफायर जो स्टेजेस हैं उसके डीसी आइसोलेशन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? एम्पलीफायर स्टेजेस को आइसोलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर स्टेजेस हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए, एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम सूटेबल प्रॉपर कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। प्रॉपर जो सूटेबल जो कपलिंग डिवाइस की दो बेसिक फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये है कि एम्पलीफायर स्टेजेस के जो एसी आउटपुट सिग्नल होता है उसको अनदर एम्पलीफायर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दूसरा फंक्शनलिटी ये है कि एम्पलीफायर जो स्टेजेस हैं उसके बीच में डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि एक एम्पलीफायर का डीसी सिग्नल है, डीसी कंपोनेंट है, दूसरे एम्पलीफायर स्टेजेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करें। क्लियर हुआ? इसलिए डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में यूज्ड कपलिंग जो डिवाइसेस हैं, कपलिंग जो सर्किट है, कपलिंग डिवाइसेस हैं, कपलिंग डिवाइसेस के ही बेसिस पर क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड कपलिंग डिवाइसेस और कपलिंग सर्किट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। First is, now the first is डायरेक्ट कपलिंग। टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्लासीफाई कर रहा हूँ, डिटेल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अपन। टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज का ज़रूरत क्यों पड़ा पता है ना, क्योंकि एक सिंगल एम्पलीफायर स्टेज था, वो सिग्नल की गेन को इंक्रीज करने में, सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में एबल नहीं था। टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, पहला ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पर है, कपलिंग डिवाइस के बेसिस पर है। डायरेक्ट कपलिंग, पहला क्या है आपका, डायरेक्ट कपलिंग। फर्स्ट कपलिंग जो मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट कपलिंग। इसका मतलब क्या है, इफ एम्पलीफायर स्टेजेस, इंडिविजुअल जो एम्पलीफायर जो स्टेजेस हैं वो क्या है, डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है विदाउट यूजिंग एनी कंपोनेंट। ठीक है, इफ एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली यूजिंग अ वायर, सिंपल वायर से ही, कोई कंपोनेंट, कोई रजिस्टर यूज़ नहीं हुआ है, ना कोई कैपेसिटर यूज़ हुआ है, ना ही कोई इंडक्टर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इफ एम्पलीफायर स्टेजेस आर कनेक्टेड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल कंपोनेंट, इफ एम्पलीफायर stages are connected directly without using any coupling device, then multi-stage amplifier is called direct coupled multi-stage amplifier, direct coupled multi-stage amplifier। Then
डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला मैं कि अगर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी भी कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट कपलिंग डिवाइस का यूज़ नहीं किया है तो वो जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कपलिंग। सेकेंड नंबर का है आपका आरसी कपलिंग, सेकेंड इज आरसी कपल्ड, आरसी कपल्ड डायरेक्ट कपल्ड, एक आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। डेफिनेशन बस कर रहा हूँ, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आरसी नाम से क्लियर, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड for coupling of for coupling of amplifier stages, then such type of amplifier is called RC coupled multi stage amplifier। यदि एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज़ करते हैं तो वह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या कहलाता है, आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कौन सा कहलाएगा, इफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कपल द एम्पलीफायर स्टेजेस देन सच टाइप ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो कपलिंग डिवाइसेस की ही बेसिस पर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का टाइप है। अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो ट्रांसफार्मर कपल्ड, अगर आप रजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो आरसी कपल्ड, अगर आप किसी भी कंपोनेंट का यूज़ ना करके डायरेक्टली अगर एम्पलीफायर स्टेज को वायर के थ्रू ही कनेक्ट कर दोगे तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, ताकि उस वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या कर सके, अपन इंक्रीज कर सके। तो डिजायर्ड गेन या डिजायर्ड स्ट्रेंथ के आउटपुट सिग्नल को ही प्राप्त करने के लिए स्टेजेस को सूटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज करके क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।